हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स चैप्टर नंबर 4B, जो कि इसका पार्ट 1 है इन्फेक्शियस डिजीज, जिसमें कि आपको ट्यूबरकुलोसिस पढ़ना है, वो हम पढ़ने वाले हैं। एंड ट्यूबरकुलोसिस आपके एग्जाम में 100% इस बार आने वाला है। 100% मतलब 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस से आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आप शॉर्टकट में टीबी कहते हैं। अगर थोड़ा सा सिलेबस पर नजर डालें तो ये है आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स का 4th नंबर चैप्टर, जिसको कि 2 पार्ट में बांटा गया है। एक है 4A और एक है 4B। 4A है हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर, जो कि पिछले लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया आयरन की कमी से हो रही थी, जबकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी से हो रही थी। याद रखिएगा, यहाँ पर B9 एंड B12 की डेफिशिएंसी हो रही थी, जबकि यहाँ पर आयरन की कमी हो रही थी। बाकी और क्या क्या अंतर वगैरह है प्रॉपर डिटेल में पढ़ना है तो आप थेरेप्टिक्स के फोल्डर में जाकर देख लीजिएगा इस लेक्चर को, जिसमें एनीमिया का टॉपिक मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है। अब इसका 4B है, 4B जो कि मैंने बताया, देखिए लिखा है ना 4B, ये फर्स्ट लेक्चर है 4B का, जिसमें कि आपको इन्फेक्शियस डिजीज पढ़ना है। इन्फेक्शियस डिजीज का मतलब क्या होता है? ऐसे बीमारियां जो कि फैलती हैं, है ना, एक दूसरे से फैलेगा, और उसका कहीं ना कहीं कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कह सकते हो। जैसे एनीमिया, ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं था। अगर किसी को एनीमिया है, यानी कि खून की कमी है, और उसके साथ अगर आप भी खाना पीना खा रहे हैं तो आपको भी एनीमिया नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, अगर कोई निमोनिया का पेशेंट है, अगर कोई यूटीआई का पेशेंट है, कोई हेपेटाइटिस का पेशेंट है, तो उसके साथ अगर आप रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, तो घूमे फिरेंगे, तो आपको भी फैल जाएगा। तो वैसे डिजीज को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव एजेंट के कारण, किसी कारण, बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है ना, तो उसको हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है, फैलता है। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज भी आप कह सकते हैं। उसमें सबसे पहला डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, और इंपॉर्टेंट भी है। तो ट्यूबरकुलोसिस का आगाज कर रहा हूं, एंड ट्यूबरकुलोसिस में क्या क्या चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं वो भी देख लीजिए। ट्यूबरकुलोसिस सबसे पहले क्या होता है वो बताऊंगा, ट्यूबरकुलोसिस के कितने टाइप होते हैं वो बताऊंगा, एंड ट्यूबरकुलोसिस में इटियोलॉजी, कारण क्या होता है, कैसे फैलता है वो बताऊंगा, एंड पैथोजेनेसिस, किस प्रकार से ट्यूबरकुलोसिस होता है, एंड उसके सिम्टम क्या होते हैं, और उसका नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग, जिससे कि क्वेश्चन आते हैं, एंड एग्जाम में पूछे हुए सवाल करवाऊंगा। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट पूरे क्लास रहने वाले हैं। अगले आधे घंटे आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तो आपका पूरा एकदम मजा आने वाला है। थोड़ा सा फोकस्ड कर लीजिएगा, एंड हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे यूट्यूब पर इस लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी के डिमांड पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पर मेरे से निराश हैं कि सर यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते हैं आप, या सेकेंड ईयर पर ध्यान नहीं देते हैं। तो नहीं भाई, सेकेंड ईयर में भी प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं, है ना। फर्स्ट ईयर से ज़्यादा क्लासेस सेकेंड ईयर में चलती हैं, क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं रेगुलर, यूट्यूब के भरोसे नहीं रहना है कुछ पैसे खर्च करके, तो डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स आ चुका है, जिसमें कि 1 मई से लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और शुरू से पढ़ने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। शुरू से आपको सारे टीचर्स पढ़ाएंगे, एंड प्रॉपर अच्छे से, जैसे मैं यहाँ ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा रहा हूँ वैसे वहाँ पे भी पढ़ाता हूँ। बिल्कुल ये ऐप वाला ही लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो डेमो लेक्चर के तौर पर कैसे पढ़ाया जाता है। डेली आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगा, ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, लाइव चैट, एंड बाइलिंगुअली चीज़ें चलती हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश मिलाकर, एंड मॉडल पेपर सॉल्यूशन प्लस टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन। जो आपका फर्स्ट ईयर में जान रहा था, इस बार टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन भी क्रैश कोर्स में मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सारी चीज़ें होंगी, पूरा सिलेबस भी होगा, और मात्र 45 दिन 45 डेज का क्रैश कोर्स रहने वाला है। यानी 1 मई से क्लास स्टार्ट होगा, 15 जून तक हम लोग सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और यूपी में चांसेस है कि लास्ट जून में पेपर हो, तो लास्ट टाइम पे फिर मॉडल पेपर करवा देंगे, एंड टॉप 20 साथ साथ चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपको प्रॉपर मात्र 2 महीने में इतने अच्छे से तैयारी कराएंगे मई और जून में, कि आप सेकेंड ईयर में पास होने का छोड़िए, कॉलेज स्टाफ कर जाएंगे, कॉलेज कभी गए ना गए। फर्स्ट ईयर में आपको करवाया, आपने देखा था। ठीक है,
बाकी जो बच्चे फुल कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसका कि 1.5 साल का वैलिडिटी है, यहाँ वैलिडिटी 31 अगस्त तक का ही है, तो जो बच्चे फुल कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं फुल कोर्स में आ जाइए। एंड जो बच्चे पहले से फुल कोर्स में हैं उनको क्रैश कोर्स का सारा कंटेंट लाइव प्लस रिकॉर्डेड सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एंड क्रैश कोर्स का प्राइस बहुत कम है, 100 रुपये पर सब्जेक्ट। यही हम लोग 6 सब्जेक्ट है तो मात्र 599 रुपये में आपको प्रोवाइड किया गया है। इससे कम पे हो ही नहीं सकता, नहीं तो मैं इससे भी कम कर देता, लेकिन इससे कम पे मैनेज नहीं हो पा रहा था। 599 में आपको क्रैश कोर्स मिलने वाला है। एंड जो लोग बुक मंगवाना चाहते हैं तो बुक भी मंगवा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के लिए आपको करना क्या होता है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कोर्स, सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स जो भी ज्वाइन करना है कर सकते हैं। एंड हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर कॉल भी कर लीजिएगा। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देगी। ये रहा था प्रमोशन वाला पार्ट। एंड अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। अब चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। एंड सारी चीज़ें अब मेरे ख्याल से सही चल रही होंगी, कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं आ रहा होगा। अब है ना, चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है सर? ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? चलो, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग जनरली आम भाषा में टीबी भी कहते हैं, हाँ टीबी भी कहते हैं, यस। बचपन में हम लोग टीबी बोलते थे, बचपन में आपने सुना होगा टीबी, तो टीबी नहीं होता है टीबी, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस का स्पेलिंग जब आप देखोगे तो बी आता है। तो ये एक इन्फेक्टिव डिजीज है। इन्फेक्टिव डिजीज कहने का मतलब क्या हुआ, इन्फेक्शन मतलब एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो कह रहा है ट्यूबरकुलोसिस इज एन इनफेक्टिव डिजीज मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द लंग्स। मेनली हमारा लंग्स अफेक्टेड होता है। पूछा जाता है एक लाइन को, 1 लाइनर क्वेश्चन में, बताओ ट्यूबरकुलोसिस में हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, तो मेनली आपका लंग्स होता है। एंड कॉज्ड बाय किसके कारण होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है, या तो एक और स्पीसीज है माइकोबैक्टीरियम बोविस, उसके कारण होता है। तो मेनली तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। एंड थोड़ा सा डिटेल में अगर देखना चाहे तो मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा कि जो आपका ट्यूबरकुलोसिस है उस पेशेंट में आपका जो बैक्टीरिया होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है और लंग्स में कुछ इस प्रकार से इन्फेक्शन कॉज करता है। एंड जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं, क्या कह रहा है, इनएक्टिव ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। अगर किसी को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है तो पर्सन क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्रोनिक कफ, लंबे समय से खांसी महसूस करेगा, लगातार 2-3 सप्ताह तक खांसी, कितना भी दवा खा ले खांसी दम नहीं होगा। एंड आपको खांसी लगातार होगा। एंड आपको ब्लड कंटेनिंग म्यूकस, बलगम जो आएगा या फिर म्यूकस आएगा, मुंह का थूक खकार आएगा, उसमें खून आएगा एंड खून मुंह से आने लग जाता है, तो वो कंडीशन आपका ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्टिव डिजीज है जो कॉमनली अफेक्ट करता है आपके लंग्स को। एंड होता किसकी वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से या तो माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से। इसमें मेनली आपका लंग्स इन्फेक्टेड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अब है टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। कई केस में ऐसा होता है कि आपके ट्यूबरकुलोसिस ना सेल कहीं कहीं आपके आगे भी फैल जाते हैं। जैसे आपको मैं बताता हूं कि ट्यूबरकुलोसिस का अगर ज़्यादा इन्फेक्शन होगा, प्राइमरी इन्फेक्शन का साइट तो है लंग्स, लेकिन कई बार वो आपके लेरिंग्स में, तो कई बार वो आपके क्या कहते हैं आगे और भी अलग अलग ब्लड वगैरह में भी चला जाता है, तो और भी वेरियस टाइप ऑफ इन्फेक्शन कॉज करता है। तो उसके आधार पर टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो पहला होता है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस या न्यूमोनिया। पहला होता है प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस या तो न्यूमोनिया। अच्छा, ये प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस या प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस न्यूमोनिया जो कि बच्चों में होता है अक्सर। एक्टिव क्या है, एक्यूट ट्यूबर क्या कहते हैं ट्यूबरकुलस न्यूमोनिया, टीपी इज ए सिमिलर टू टिपिकल बैक्टीरियल न्यूमोनिया एंड इट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। छोटे बच्चों में अक्सर निमोनिया का शिकायत होता है, या फिर आप जानते होंगे तो उसमें कई बार हो जाता है कि ट्यूबरकुलस निमोनिया, क्योंकि दोनों का सिम्टम लगभग थोड़ा समान है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, लंग्स में पानी भर जाता है ना। तो यहाँ पर प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया अक्सर बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में होता है, 1 आध साल के बच्चों में। एंड यहाँ पर ट्यूबरकुलस निमोनिया जिसको कहते हैं एक्चुअली थोड़ा सा बैक्टीरियल निमोनिया के टाइप का ही होता है, निमोनिया जैसा सांस फूलने वगैरह लग जाता है, दम ऊपर चढ़ता है, ठीक है। चलो फिर है ट्यूबरकुलोसिस प्लूरेसी। प्लूरेसी में क्या होता है देखो समझो, ट्यूबरकुलोसिस प्लूरेसी यूजुअली प्रेजेंट एज एन एक्यूट इलनेस। एक्यूट मतलब क्या होता है कि बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, लंबे समय तक नहीं चलेगा, कुछ दिन तक के लिए चलेगा। एंड द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम आर नॉन प्रोडक्टिव कफ एंड प्लूरेटिक, क्या कहते हैं प्लूरेटिक चेस्ट पेन। कहने का मतलब है कि इसका जो मेन सिम्टम होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ, यानी कफ तो होगा लेकिन उसमें कोई बलगम नहीं आएगा, है ना, यानी ड्राई कफ होगा, सूखी खांसी होगी। एंड प्लूरेटिक चेस्ट पेन, और चेस्ट में भारी भारी लगेगा, दर्द करेगा, है ना, एंड चेस्ट में दर्द करेगा, ठीक है, ठीक है।
फिर कैविटियरी टीबी, कैविटियरी टीबी में क्या होता है, कैविटी का फॉर्मेशन करता है, समझिएगा। इन दिस फॉर्म ऑफ टीबी डिस्ट्रक्शन इन लंग्स एंड कैविटीज बाय बैक्टीरिया। कहने का मतलब है कि ये देखो आपका क्या है, लेटेंट इन्फेक्शन। एक तो होता है लेटेंट इन्फेक्शन जो कि आपको पता नहीं चलेगा, टीबी का इन्फेक्शन हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा, अंदर अंदर ही घाव कर रहा है। लेकिन कैविटियरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, कैविटी का फॉर्मेशन, कैविटी मतलब गड्ढा जैसा इन्फॉर्मेशन कर लेगा, कहीं पर जाकर ज़्यादा इन्फेक्शन कर देगा। तो कैविटियरी ट्यूबरकुलोसिस में आपके लंग्स में कहीं ना कहीं कैविटी है ना, कह रहा है इन दिस फॉर्म ऑफ टीबी डिस्ट्रक्शन इन लंग्स, लंग्स में डैमेज करता है, ठीक है, एंड कैविटीज बना देता है बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया, वही माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। एक होता है मिलियरी टीबी। मिलियरी टीबी क्या होता है, तो मिलियरी का मतलब ये नोड्यूल्स, यानी जगह जगह पे नोड बन जाएंगे। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स में आपका छोटे छोटे क्या कहते हैं, आप जगह जगह देखेंगे कि आपके नोड्स बन गए हैं, है ना। तो कह रहा है द टर्म मिलियरी रेफर्स टू नोड्यूल्स अपीयरिंग ऑल ओवर द लंग्स, लंग्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, है ना। सवाल भी पूछा हुआ है, मिलियरी टीबी में क्या होता है, लंग्स में नोड्यूल्स बन जाते हैं। कैविटरी टीबी में क्या होता है, लंग्स का डिस्ट्रक्शन होता है बाय बैक्टीरिया, यानी कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है ना। चलो उसके बाद एक हो जाता है लेरिंजियल टीबी, कई बार ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज करता है तो वो लेरिंग्स तक पहुंच जाता है, तो इन्फेक्शन इन द लेरिंग्स, लेरिंग्स में भी इन्फेक्शन करता है और वोकल कॉर्ड एरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है, वोकल कॉर्ड एरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है। ये था ट्यूबरकुलोसिस के टाइप। अब ईटियोलॉजी, कारण क्या है भाई, कैसे फैलता है, ईटियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, है ना, कैसे फैलेगा, कारण क्या क्या हो सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस का सबसे बड़ा कारण है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, है ना। कोई भी टीबी का पेशेंट है, अगर उसके आसपास आप रहेंगे, वो छींकेगा खांसेगा तो उसका जो आपका ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, वाटर ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उसके नाक से, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन निकलेगा, उसमें कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रहेगा, 100% चांसेस है कि बैक्टीरिया रहेगा, और वो कहीं आपके फेस पे आ गया और आप उसको इनहेल कर लिए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो बैक्टीरिया जाएगा और अपना मल्टीप्लाई करेगा, फिर आपको भी बीमार करेगा और आपको भी टीबी हो जाएगा। तो मेन कारण होता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्योंकि ये एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज है। इसीलिए कहा जाता है कि जितना भी कम्युनिकेबल डिजीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रिवेंशन, है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कहने का मतलब है कि इलाज कराएं उससे अच्छा है बचाव करें, क्योंकि आप टीबी हो गया या तो आप आगे जो भी डिजीजेस पढ़ेंगे जो कि बैक्टीरियल डिजीज है या कम्युनिकेबल है, फैलने वाली बीमारी है, वहाँ पर बचाव करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वो फैलने वाली बीमारी होती है और बहुत जल्द तेजी से फैलता है। जैसे कोविड भी फैलने वाली बीमारी थी। कह रहा है द जर्म्स आर स्प्रेड थ्रू द एयर एंड यूजुअली इन्फेक्ट द लंग्स। जैसे कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन ये कभी भी महामारी टाइप का नहीं होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा घरे घर कैंसर का बीमारी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है। अगर किसी को कैंसर होता है, माना बहुत खतरनाक बीमारी है, लेकिन कैंसर के पेशेंट के साथ अगर आप बैठ के खाना भी खा लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, है ना, आपको नहीं होने वाला है। कहने का मतलब हुआ कि वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, लेकिन जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो फैलता है ना। तो वही बोल रहा है कि द जर्म्स आर स्प्रेड थ्रू द एयर, जो भी जर्म्स हैं यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो एयर के द्वारा, हवा के द्वारा फैलते हैं और यूजुअली इन्फेक्ट करता है लंग्स को। किसको इन्फेक्ट करता है, लंग्स को, बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड आपके बॉडी के अदर पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। आपने देखा कि अगर आपका ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हुआ है तो आपके अलग अलग जगह पर बॉडी में जाकर के इन्फेक्शन करता है, इवन आपके कई बार ब्लड में भी चला जाता है। कह रहा इनटेक ऑफ अनपास्चुराइज्ड काउ मिल्क, एक कारण ये भी हो सकता है कि एक बोविस स्पीसीज की जो होती है बैक्टीरिया, आपको मैंने बताया था ट्यूबरकुलोसिस तो मेनली होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण, लेकिन कई बार होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस भी। तो एक गाय होती है जो गाय की दूधें होती हैं, है ना, जो स्पीसीज, कुछ स्पीसीज की गाय होती है जिसके दूध में ये बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल है ना। माइकोबैक्टीरियम बोविस नाम की बैक्टीरिया होती है जो भी टीबी कॉज कर सकती है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस इस कारण से भी हो सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम बोविस प्रेजेंट इन द अनपास्चुराइज्ड मिल्क, यानी अनपास्चुराइज्ड मिल्क है। देखिएगा पैकेट वाला दूध के ऊपर लिखा रहता है पास्चुराइज्ड मिल्क। पास्चुराइजेशन मतलब ये होता है ना कि उसको अच्छा मतलब हीट किया जाता है और तुरंत से कूल करके छोड़ दिया, जैसे कि उसमें जो भी माइक्रोब्स वगैरह है वो मर जाते हैं, जैसे कि दूध जल्दी फटता नहीं है ना। तो अनपास्चुराइज्ड मिल्क, या तो आप बिना कच्चा दूध पिएंगे तो उसमें भी चांसेस हैं कि आपके माइकोबैक्टीरियम बोविस जैसी बैक्टीरिया होती हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं बीमार कर सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिना औटे हुए कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, है ना, इसीलिए कहा जाता है कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। एक कारण ये भी हो सकता है डिजीज कंडीशन, जैसे किसी को अगर सिरोसिस है, जैसे कि लीवर है ना, सिरोसिस में क्या होता है फैटी लीवर में फैटी आ गया, अल्कोहलिज्म बहुत ज़्यादा शराब पीता है, वोपिंग कफ है, बॉडी टेला पर मतलब वोपिंग का कुकुर, खांसी है, इन्फ्लुएंजा है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम कमजोर होंगे और ओवरऑल आपको इन्फेक्शन हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, मेन है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अब कह रहा है पैथोजेनेसिस,
तो आपका जो ये टीबी है, ट्रांसमिशन ऑफ टीबी इज इनहेलेशन बाय इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट न्यूक्ली कंटेनिंग वायबल बेसिली एरोसोल स्प्रेड। कहने का मतलब हुआ कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कह रहा है कि ये जो ट्रांसमिशन होता है टीबी का, है ना, अगर आप टीबी के पॉजिटिव एजेंट को आप इनहेल करते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ टीबी, टीबी फैलता कैसे है, इनहेलेशन, है ना, इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट, इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट यानी जिसमें बैक्टीरिया है, वैसे ड्रॉपलेट्स, वैसे छींक वगैरह जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह निकलता है, उसमें अगर जो बैक्टीरिया है तो वो आप अगर जो इनहेल कर लेंगे तो वो आपको फैलेगा। कह रहा माइकोबैक्टीरिया लीडेन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ऐसे ड्रॉपलेट जिसमें कि माइकोबैक्टीरिया है, ठीक है, समझ रहे हो, और उसको आप कहीं ना कहीं पेशेंट के साथ एक्टिव पल्मोनरी टीबी कफ है तो आपके क्या कहते हैं, कैन रिमेन सस्पेंड इन द एयर एंड सेवरल आवर्स, आपके कुछ देर तक आपके लंग्स में रह गया तो आपको बीमार करने के लिए काफ़ी है। बस इतना इसका पैथोजेनेसिस है भैया कि अगर आप माइकोबैक्टीरिया से लीडेड आपका ड्रॉपलेट को आप कहीं ना कहीं पेशेंट में डालेंगे, पेशेंट इनहेल कर लेगा तो उसको टीबी हो जाएगा और फिर उसको दिक्कत आएगी, ठीक है, ठीक है। चलो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। सिम्टम क्या है इसका, सिम्टम क्या है भाई, सिम्टम क्या है, चलो देखो सिम्टम क्या है। अगर सिम्टम की अगर आप बात करोगे, इसके सिम्टम्स की अगर बात करेंगे आप, तो सिम्टम्स की अगर बात करेंगे तो कह रहा है क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स। पहला है कफिंग फॉर 3 और मोर वीक्स। देखो सिम्टम लिखना बहुत जरूरी है, सिम्टम लिखने से पेज भी भरता है। एग्जामिनर माइंडसेट से मैं बताऊं तो पॉइंट बाय पॉइंट एक एक लाइन लिखते हो तो कहीं ना कहीं आधा पेज भर जाता है। सिम्टम आपको जितना हो सके उतना लिखना चाहिए। कफिंग फॉर 3 to 4 वीक्स, 3 सप्ताह से ज़्यादा लगातार कफ होगा तब समझ जाना, है ना, चांसेस हैं। कफिंग अप ब्लड और म्यूकस, यानी कफ के साथ साथ ब्लड और म्यूकस में ब्लड वगैरह भी आएंगे, यानी कि थूक आकार में ब्लड वगैरह आने लग जाए। चेस्ट में दर्द हो, सीने में दर्द हो, पेन विथ ब्रीदिंग और कफिंग, यानी कि आप सांस लेने में दर्द का एहसास करें, खांसने में, छाती में दर्द हो तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खतरा है, तो चेस्ट एक्सरे या फिर आपको डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। अनइंटेंशनल वेट लॉस, हाँ टीबी में एक कारण ये भी होता है ना कि वेट लॉस का फीचर होता है, यानी टीबी अगर किसी को होगा तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस, जरूरी नहीं कि सबका हो लेकिन मोस्टली के लोगों में ये होता है कि वेट लॉस हो जाता है, पूरा इंसान पतला होने लग जाता है ना, बॉडी का जो होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है फटीगनेस, थकावट, है ना, फटीगनेस, थकावट। सर्वेश यादव जी क्या हुआ, विल यू प्लीज रिपीट इट काइंड्स। ओके सर्वेश जी, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर हम लोग रिपीट करेंगे, ठीक है। फटीगनेस मतलब थकावट होता है, फीवर मतलब होता है बुखार, एंड नाइट स्वेट्स मतलब है रात में खूब पसीना चलेगा, एंड ठंड लगेगा, चिल्स, एंड ठंड लगेगा, ठीक है, ठीक है। लेटेंट टीबी में क्या होता है ना, लेटेंट मतलब ये होता है गुप्त, इसमें क्या होता है आपको उसका सिम्टम्स जल्दी पता नहीं होगा, नॉन सिम्टोमेटिक होता है, एसिम्टोमेटिक, आपको सिम्टम्स पता नहीं चलेगा और अंदर ही अंदर आपको इन्फेक्शन कॉज कर रहा होगा, एंड फिर लास्ट में सीवियर हो जाएगा तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या क्या होगा बताओ, सिम्टम, साइन एंड सिम्टम में क्या क्या होगा। कफिंग फॉर 3 और मोर वीक्स, 3 या 3 से ज्यादा सप्ताह तक क्या होगा, कफ होगा, ठीक है। कफिंग अप ब्लड और म्यूकस, ब्लड वगैरह मतलब म्यूकस वगैरह में आपको कफ के साथ साथ ब्लड या म्यूकस भी आएंगे, है ना, मतलब कि ब्लड वगैरह भी आएगा कफ के साथ साथ। एंड चेस्ट पेन होगा, पेन विथ ब्रीदिंग और कफिंग, है ना, यानी कि आपको ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने टाइम या कफ लेकर मतलब खांसने के टाइम आपको दर्द होगा छाती में, और वेट लॉस हो सकता है, और फटीगनेस, फीवर, नाइट स्वेट यानी रात में पसीना चलेगा, ठंड लगेगी, ठीक है। अभी तक क्या क्या पढ़े देखो ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, ट्यूबरकुलोसिस, है ना, ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्टिव डिजीज है जो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट करता है लंग्स को। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, एक इन्फेक्टिव डिजीज है, याद होना चाहिए मेन वर्ड, और ये कॉमनली अफेक्ट करता है लंग्स को, और मेन कॉज होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। एंड टाइप्स में बात करें तो एक होता है ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया प्राइमरी वाला, ट्यूबरकुलोसिस प्लूरेसी, कैविटी टीबी, मिलियरी टीबी, लेरिंजियल टीबी जिसको कि आपने देखा। एंड फिर ये फैलता मेनली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा है ना। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब क्या हुआ, जो जर्म्स हैं वो एयर के द्वारा स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, एंड इन्फेक्ट करता है लंग्स को, एंड ऑल्सो इन्फेक्ट करता है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अलग अलग पार्ट को, ठीक है। एंड बात करें पैथोजेनेसिस में तो ट्रांसमिशन ऑफ टीबी बाय इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, कहने का मतलब है कि आपका जो टीबी वाला ड्रॉपलेट्स है अगर उसको आप इनहेल कर लेंगे तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं कि हो जाएगा। एंड क्लिनिकल सिम्टम्स जो भी हैं वो आपको याद रखना है कि आपको कफिंग, है ना, कफ होगा कितने, 3 या 3 से ज़्यादा सप्ताह तक,
है ना। ब्लड के साथ साथ म्यूकस भी आएंगे, कफ में म्यूकस के साथ साथ ब्लड वगैरह आ सकता है। चेस्ट पेन होगा, पेन विथ ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी, कफिंग में दर्द होगा, है ना। अनइंटेंशनल वेट लॉस यानी कि आपकी इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आपका वेट लॉस होगा, फटीगनेस होगा, फीवर होगा, नाइट स्वेट होगा, चिल्स होगा, ये सब मतलब ठंडी लगेगी, ये सब हो सकता है, ठीक है। अब देखो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ट्रीटमेंट तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल जिसमें दवाओं का उपयोग नहीं करते हैं, एंड फार्माकोलॉजिकल में कौन कौन सा दवा चलता है वो भी बताऊंगा। नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड में आपका हो जाता है डिस्पोजेबल मास्क, है ना। डिस्पोजेबल मास्क का इस्तेमाल करना होता है, यानी कि आप सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करें। और डिस्पोजेबल ऐसा नहीं कि एक बार घर में मास्क सी लिए बना के तो डेली वही लगा रहे हैं, नो। डिस्पोजेबल, है ना, 5 रुपये वाली जो मास्क आती है लगाइए और हॉस्पिटल गए उसको फेंक दीजिए वहीं पर, क्या पता उसके ऊपर माइक्रोबैक्टीरियम होगा, और रोज आप लगा रहे हैं, है ना। तो डिस्पोजेबल मास्क होता है, डिस्पोजेबल ग्लास एक बार यूज़ किए फेंको, लिखो फेंको, कलम होता है ना डिस्पोजेबल पेन, लिखो फेंको, जस्ट लाइक दैट, एक बार यूज़ किए खत्म हुआ, है ना। तो वही बात है कि डिस्पोजेबल मास्क का उपयोग कीजिए, बचना है तो। पेशेंट शुड बी आइसोलेटेड, पेशेंट को आइसोलेट कर दीजिए, अगर टीबी का पेशेंट उसको थोड़ा दूर रखिए। प्रॉपर हाइजीन रखिए, मेंटेन करके रखिए, साफ सुथरा। एंड सप्लीमेंट विद विटामिन मिनरल्स वगैरह, ऐसे सप्लीमेंट दीजिए जिसमें विटामिन और मिनरल्स हो। एंड रेस्ट करिए भैया, पेशेंट को रेस्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि फटीगनेस महसूस होता है, ठीक है। नाइट स्वेट मतलब होता है सविता जी रात में सोने टाइम पसीना चलेगा, रात में बहुत ज़्यादा पसीना चलेगा। नाइट स्वेट का मतलब होता है रात में पसीना चलेगा। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड ड्रग ट्रीटमेंट। अब देखो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपके होते हैं, एक होता है फर्स्ट लाइन ड्रग जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको रटा हुआ होना चाहिए फर्स्ट लाइन ड्रग, है ना। एंड सेकेंड लाइन ड्रग, ऐसा नहीं लिखना है फर्स्ट लाइन ड्रग में एक लाइन में सारा ड्रग का नाम लिख दिए, नहीं, एकदम ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5, है ना। फर्स्ट लाइन ड्रग ऊपर नहीं, एकदम लाइन बाय लाइन, जिससे कि आपको थोड़ा पेज भरे, खाली स्पेस बचे, ठीक है। देखो एग्जामिनर में ना कॉपी जब भी लिखो तो ऐसे लिखो ताकि एग्जामिनर कॉपी देखे थोड़ा सा खुश हो जाए, है ना। यानी फर्स्ट लाइन ड्रग लिखें ट्यूबरकुलोसिस का तो एकदम ऐसा नहीं एक ही लाइन में सारा ड्रग लिख के खत्म कर दिए, नहीं, फिर मजा नहीं आएगा। आपको एक लिखने, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे थोड़ा स्पेस भी खाली खाली छोड़ छोड़ के लिखो, है ना, ठीक है ना। टीबी के लिए मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया जाता है, नहीं तो चेस्ट एक्सरे से पता चल जाता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आ जाते हैं क्या, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग आप लोग को पढ़ना है। फर्स्ट लाइन ड्रग यानी कि सबसे फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग, सबसे पहले हम लोग यही देते हैं, अगर इससे नहीं ठीक होगा तब फिर आगे कुछ सोचेंगे। फर्स्ट लाइन ड्रग में आपका आ जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिन, क्या कहते हैं, पायराजिनामाइड एंड थायाएसीटोन। एंड सेकेंड लाइन ड्रग है, ट्रिक बता दूंगा टेंशन ना लो, सेकेंड लाइन ड्रग है पैरा एमाइनो सैलिसिलिक एसिड, है ना। फिर है इथेनो, क्या कहते हैं, इथोनेमाइड, ठीक है। फिर है साइक्लोसिरिन एंड वियोमाइसिन, है ना। फिर है केनामाइसिन गिवन विद द रेजिस्टेंस कॉज, ठीक है। ये कुछ होते हैं सेकेंड लाइन ड्रग्स। बोला ना रूम पार्टनर का, रुक जाइए गाइस थोड़ा सा, टेक 1 सेकेंड। इन्हें सुनो ना, इन्हें सुनो, विनीत नहीं है तो बोलो ना ओकरा, बताता हूँ की करना है, देख लीजिएगा विनीत थोड़ा क्या हुआ है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं आपका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ड्रग क्या क्या है एंड सेकेंड लाइन ड्रग क्या क्या है, ठीक है। सेकेंड लाइन ड्रग में आपका पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड वगैरह हैं। एंड आपको देखिए इसका ट्रिक मैं बता देता हूँ, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में क्या क्या आता है, निमोनिक्स मतलब ट्रिक्स, यानी फर्स्ट लाइन ड्रग में आपके क्या क्या आते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इसका ट्रिक है प्रिस्ट, प्रिस्ट क्या है इसका ट्रिक, फर्स्ट लाइन ड्रग का क्या ट्रिक है, PRIEST, प्रिस्ट। एंड सेकेंड लाइन ड्रग का बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट लाइन ड्रग आपको याद होना चाहिए, कुछ याद हो ना हो आपको, है ना। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए फर्स्ट लाइन ड्रग, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग में प्रिस्ट, ठीक है। प्रिस्ट में क्या होता है, देखो प्रिस्ट मतलब क्या होता है, पायराजिनामाइड, P मतलब हो गया पायराजिनामाइड और R का मतलब हो गया रिफाम्पिसिन, है ना, रिफाम्पिन या तो रिफाम्पिसिन जो भी बोल दीजिए। एंड I का मतलब होता है आइसोनियाजिड, है ना। एंड फिर E का मतलब होता है इथम ब्यूटॉल,
एस का मतलब होता है, एस टी का मतलब होता है क्या, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। एंड अगर पृष्ठ का मीनिंग देखना चाहे तो क्या होता है जी, पृष्ठ मतलब शायद पुजारी होता है, PRIEST, पृष्ठ मीनिंग इन हिंदी, हाँ पुजारी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला अगर ट्यूबरकुलोसिस होगा तो आप किसके पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे बताओ, है ना, किसके पास जाएंगे, आप बताइए किसके पास जाएंगे। अरे यार सब दिमाग खराब कर रखा। सबसे पहले पुजारी के पास जाएंगे, यानी पृष्ठ के पास जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप पुजारी के पास जाएंगे, ठीक है। तो पृष्ठ लिखने के बाद पी का मतलब होता है पायराजिनामाइड, आर का मतलब होता है रिफाम्पिसिन, आई का मतलब होता है आइसोनियाजिड, ई का मतलब होता है इथम्ब्यूटॉल, एंड एस टी का मतलब होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। एस टी का मतलब क्या होता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। वही चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है देखो, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट, रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, पायराजिनामाइड, थायाएसीटोन। थायाएसीटोन जो लिखा हुआ है ना, वो आपका एक्चुअली इथम्ब्यूटॉल की जगह लिखा हुआ है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं, क्या इसमें भी आपको पृष्ठ हो गया। अब सेकेंड लाइन ड्रग में क्या है, देखो सेकेंड लाइन ड्रग का है आपका, बहुत सारे ड्रग है, सारा का नाम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। सेकेंड लाइन ड्रग ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है कौन सा सेकेंड लाइन है, लेकिन कौन सा फर्स्ट लाइन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लाइन में आप दो चार को याद रख लीजिए, जैसे केनामाइसिन होता है ना, जैसे कि आपका क्या कहते हैं रिफाब्यूटिन आ जाता है, थायाएसीटोन आप एसिटाजोन आपका आ जाता है ना, एमिकासिन आ जाता है, जो भी कुछ इजी है, साइक्लोसीरीन वगैरह आ जाता है, जो कि सेकेंड लाइन ड्रग है, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो हाँ ये तब दिया जाता है ना जब मान लो आपको फर्स्ट लाइन ड्रग लंबे समय तक लिए और आपका बॉडी रेजिस्टेंट हो गया, यानी बॉडी रेजिस्ट हो गया, उस दवाई से काम ही नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट देना पड़ता है कि दूसरा दवा आप चलाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो एंड उसके बाद आपके हो जाते हैं डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी। डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, डॉट थेरेपी मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी, यानी कि इसका मतलब है कि प्रॉपर सीवियर कंडीशन है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपने निगरानी में रखता है और प्रॉपर दवा खिलाता है अपने नज़र के सामने, है ना। कह रहा है मीन्स दैट अ ट्रेंड हेल्थ केयर वर्कर और अदर डिजाइंड इंडिविजुअल, है ना। टेक 1 सेकेंड रुक जाइए, तो थोड़ा कॉल है। हेलो ठीक है जी, रख न गए अभी काम करिए अलसी, सब परेशान कर देता है भाई, कॉल करते हैं सुबह सुबह दिमाग। चलिए डॉट्स, है ना, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी की बात करते हैं, है ना। यहाँ पर क्या होता है, अदर डिजाइन की कहते हैं डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या होता है एक्सक्लूडिंग अ फैमिली मेंबर प्रोवाइड्स द प्रिस्क्राइब्ड टीबी ड्रग्स, है ना, टीबी का ड्रग्स देते हैं और वॉच द पेशेंट स्वेलो एवरी डोज, यानी कि पेशेंट प्रॉपर डोज ले रहा है या नहीं ले रहा है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में करते हैं, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में करते हैं, यानी कि डॉट्स। डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी में क्या होता है, पेशेंट को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में हम लोग देते हैं, जो भी प्रिस्क्राइब ड्रग है वो हेल्थ केयर वर्कर अपने क्या कहते हैं देख रेख में आपका ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। ये होता है आपका ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। चलिए अब जो एग्जाम में सवाल पूछे हुए हैं वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर काउजिंग ट्यूबरकुलोसिस। बताइए ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने वाली बैक्टीरिया क्या है, ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने वाली बैक्टीरिया क्या है, स्ट्रेफाइलोकोकस ऑरियस, एस्चेरिचिया कोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। क्या होगा आंसर, तो ध्यान रखना जो आपका बैक्टीरिया होता है मेनली ट्यूबरकुलोसिस का, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, ठीक है। सी, बहुत बढ़िया। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट लाइन ड्रग क्या है, सबसे पहले हम लोग किसके पास जाएंगे, पुजारी के पास जाएंगे, है ना, प्रिस्ट। अब देख लो एमॉक्सिसिलिन पी में है, क्या कर रहा है, कौन सा फर्स्ट लाइन है, तो ये तो होगा नहीं, ए है नहीं कहीं, नहीं है। रिफाम्पिसिन यस, आर है, आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट लाइन ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इसमें कौन सा नहीं है नॉट फर्स्ट लाइन ड्रग। देख रहे हो फर्स्ट लाइन ड्रग कितना इंपॉर्टेंट है, नॉट फर्स्ट लाइन कुछ नहीं, प्रिस्ट, PRIEST, है ना, प्रिस्ट, ठीक है। अब कौन सा फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, नॉट,
तो आपका रिफाम्पिसिन है, आर है ना, देखो आई से आइसोनियाजाइड है, एंड पायराजिनामाइड है, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन भी है। कह रहा है नॉट अ, है ना, यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हुआ है भाई, सारा ऑप्शन तो है ही नहीं, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी तो है ना, एस टी मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट लाइन ड्रग है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का ऑप्शन कट करके आप यहाँ पे चेंज कर दो, स्ट्रेप्टोमाइसिन की जगह पे आप यहाँ पे लिख दो एमॉक्सिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ठीक है। चलो मिस्टेक हुआ, ऑप्शन सेट नहीं हुआ सही से, एमॉक्सिसिलिन आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है द प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो मेनली फैलता है किसकी वजह से, प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, एयर बॉर्न ट्रांसमिशन, ब्लड बॉर्न ट्रांसमिशन, वाटर बॉर्न ट्रांसमिशन। बताओ प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन, तो आपका मेनली ये होता है एयर बॉर्न, ज़्यादातर वेक्टर मतलब है कोई मच्छर मक्खी के द्वारा, जैसे मलेरिया डेंगू है कि मच्छर मक्खी के द्वारा फैलता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, आपका एयर बॉर्न ट्रांसमिशन है, हवा के द्वारा। इन विच फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस इज द प्राइमरी फीचर, द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल नोड्यूल्स थ्रू आउट द लंग्स। बताओ कौन सा ऐसा ट्यूबरकुलोसिस है जिसमें उसका प्राइमरी फीचर है कि पूरे लंग्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं। तो नोड्यूल्स मतलब ये होता है माइलियरी। बताओ कैविटी वाले में कैविटी बनेगा तो ये तो होगा नहीं, माइलियरी ट्यूबरकुलोसिस, यस माइलेरिया ट्यूबरकुलोसिस में ये होता है, ठीक है। चलिए तो थैंक यू सो मच, कैसा रहा क्लास एंड ओवरऑल मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा। एंड जो भी बच्चे क्या कहते हैं इतना समय तक रुके एंड उनको तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। एंड अच्छे से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, थेरेप्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्लास आपका न्यूमोनिया पे होने वाला है। एंड अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे क्रैश कोर्स को लेकर के ज्वाइन कर सकते हैं। 1 तारीख से वहाँ पर शुरू से पढ़ाया जाएगा, पूरा सिलेबस 45 दिन में आपका रिविजन कराया जाएगा, ठीक है। सुबह शाम क्लासेस चलेंगी एंड अच्छे से अगर आप 0 लेवल पे तैयारी कर रहे हैं फिर भी वहाँ पर आपका तैयारी हो जाएगा। एंड कोई भी इंक्वायरी चाहिए क्रैश कोर्स से संबंधित तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, 92-193-03100 हेल्पलाइन नंबर है। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक कॉल कीजिए, आपको रिस्पांस मिलेगा एंड जानकारी लेके आप ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को बूस्टअप कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।